मुख्तार अंसारी जेल में तालाब खुदवाता है और उसे ताजी ताजी मछली खाने का शौक था। मुख्तार अंसारी के परिवार वालों ने अपराध की दुनिया में कर ली है अपराधों की सेंचुरी। मुख्तार अंसारी जेल में 10-10 आईपीएस की मदद से अपनी बीवी को जेल में बुलवाता था और 10-10 आईपीएस उसकी खिदमत में लगातार लगे रहते थे। आम खाने के शौकीन मुख्तार अंसारी को बड़े ही आसानी से जेल की बैरक के अंदर दशहरी आम मुहैया कराए जाते थे, वो भी पुलिस वालों के जरिए। अब मुख्तार अंसारी को क्या स्लो पॉइजन दिया गया? क्या उनके खाने में या फिर चाय में जहर देकर या धीमा जहर देकर उन्हें मारने की कोई साजिश रची गई है? मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब आखिर कौन संभालेगा उनका IS-191 गैंग, जिसका टर्नओवर है 15,000 करोड़ का। अब मुख्तार अंसारी के बारे में हर एक डिटेल जो अब तक हमने आपको बताई, इसके बारे में बात तो करेंगे, लेकिन बात करेंगे क्या मुख्तार अंसारी को मारने की कोई साजिश रची गई है? क्या इसके पीछे कोई प्लानिंग है? क्योंकि जब मुख्तार अंसारी का बेटा 48 घंटे पहले जब बात कर रहा था तो उसने ये कहा कि पापा हम खुश हैं कि आप बच गए हैं, आपसे बात हो पा रही है, आप रेगुलर बात करते रहा कीजिए, आपके खाने में जहर मिलाया गया है। दूसरी तरफ से मुख्तार अंसारी कहता है कि बेटा मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी चली गई है, मेरी आत्मा यहीं रह गई है। फिर से आवाज आती है बेटे की। बेटा ये कहता है कि ठीक है, हम आपसे मिलने की कोशिश करते रहेंगे, आप ठीक रहिए। अब बेटा पूछता है कि पापा वॉशरूम गए थे कि नहीं गए थे? मुख्तार अंसारी कहता है कि मैं पिछले 10 दिनों से वॉशरूम नहीं जा पाया हूं। तब सवाल उठता है कि क्या मुख्तार अंसारी को मारने की साजिश रची जा रही थी? ऐसा पहली बार नहीं है, 2018 में भी मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा था। लेकिन इस वक्त जब जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा है तो हर कोई समझना चाह रहा है कि क्या मुख्तार अंसारी को मारने की कोई प्लानिंग थी। कल जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो कई लोगों ने हमसे सवाल पूछा कि रमजान का पाक महीना चल रहा है और मुख्तार अंसारी जो सुबह से ठीक था, रात में जब उसने रमजान पूरा करके खाना खाया उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ती है और उसकी मौत हो जाती है, तो खाने में जहर मिलाया गया होगा। लेकिन यहाँ पे हम आपको ये बता दें कि जब उसका बेटा मुख्तार अंसारी से बात कर रहा था तो मुख्तार अंसारी ने कहा कि वो रमजान के महीने में नहीं रख पा रहा है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, कई दिनों से, और पेट में हमेशा दर्द रहता है और इसलिए वो एक वक्त की नमाज पढ़ रहा है। तो ऐसा कहना कि सिर्फ रमजान में सुबह से वो ठीक था तो सुबह से उसकी तबीयत खराब थी, लेकिन जिस तरीके से तबीयत खराब हो रही थी उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। बात करेंगे कि क्या स्लो पॉइजन था या नहीं था, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन बात करेंगे मुख्तार अंसारी के परिवार के बारे में। दरअसल मुख्तार अंसारी पैसे कैसे कमाता है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है और जो मुख्तार अंसारी का बिजनेस मॉडल का क्या है, कैसे उसकी फैमिली जो क्योंकि विधायक है, कोई सांसद है और कई बार खुद 5 बार विधायक भी रहा है, तो उसकी फैमिली बैकग्राउंड जानना बेहद जरूरी है। और उसका दुश्मन कौन है? क्या किसी दुश्मन ने ही मुख्तार अंसारी को जेल में मारने की साजिश रची है? क्योंकि 2014 में भी 6 करोड़ की सुपारी लेकर मुख्तार अंसारी को मारने की साजिश रची गई थी, लेकिन फिर मामला ठंडा पड़ता है। लेकिन फिर से सवाल दोबारा उठाया जा रहा है खुद अंसारी के परिवार की तरफ से कि पापा को मारने की कोशिश की जा रही है जहर देकर। देखिए, सीधे बात करते हैं स्लो पॉइजन के बारे में। लगातार जैसे ही मुख्तार अंसारी की मौत होती है, उनके भाई सामने आते हैं, अफजल अंसारी, और वो बोलते हैं कैमरे पर ऑन रिकॉर्ड, कहते हैं कि उनके भाई को स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, जेल में किसी ने उन्हें मारने की साजिश रची। लेकिन जो 9 डॉक्टर्स की टीम उनकी जांच कर रही थी, उनका चेकअप कर रही थी, उन्होंने बताया कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ है, कोई स्लो पॉइजन जैसी चीज़ नहीं है। वो काफ़ी लंबे समय से बीमार थे, उनकी कंडीशन बिगड़ती जा रही थी और अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ गया जिससे उनकी मौत हो गई। और कल रात 8:25 पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ ही देर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। डॉक्टर्स ने ये सारी चीज़ें कही हैं, लेकिन परिवार वाले अभी भी सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि उनको मारा गया है। क्योंकि देखिए, जब अतीक अहमद का केस हुआ था तब अतीक अहमद पर गोली चलाई गई थी। पुलिस के घेराबंदी के बीच में 2 लोग आते हैं, अतीक को मार देते हैं। और ये डर जितने भी उत्तर प्रदेश में बाहुबली इस वक्त मौजूद हैं, या जो इस वक्त जैसे कि मुख्तार अंसारी है, जब उसे रोपड़ जेल से बांदा जेल में लाया जा रहा था तब भी वो डरा हुआ था योगी आदित्यनाथ की सरकार में। वो बार बार
यही बोल रहा था कि यूपी में आते ही उसकी हत्या करवाई जा सकती है। या तो वो सरकार से डरा हुआ था, पुलिस वालों से डरा हुआ था, या तो अपने दुश्मनों से डरा हुआ था जो यूपी में ही पनप रहे थे। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर पहले से डरा सहमा था। जितने भी यूपी में अभी इस वक्त भी बाहुबली हैं वो सब सहमे हुए हैं कि कोई भी उनकी हत्या करवा सकता है अतीक अहमद केस के बाद, और यही डर उसे अंदर अंदर खाए जा रहा था। अगर मैं आपको एक पुराने जो डिप्टी एसपी रह चुके हैं उस टाइम पे, शैलेंद्र सिंह, उनकी बात बताऊं तो उन्होंने हाल ही में जब मुख्तार अंसारी की मौत हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि मुख्तार को किसी ने स्लो पॉइजन नहीं दिया, कोई भी ऐसा स्लो पॉइजन नहीं था या कोई भी ऐसा जहर नहीं था जिससे मुख्तार मरा, बल्कि उसके अंदर जो जहर था, जैसे उसने कर्म किए हैं वही उसको डरा रहे थे, वो उन्हीं से डर रहा था क्योंकि उसके इतने दुश्मन पैदा हो गए थे और वो उन्हीं लोगों से डरा हुआ था। उसे जेल के अंदर बस ये डर खाया जा रहा था कि कोई उसे मरवा देगा, और वही कहते हैं ना, कूड़ आपके अंदर भर गई है और आप उसी डर, वही आपका नासूर बनता जा रहा है और उसी डर की वजह से उसे अचानक से दिल का दौरा पड़ गया। अब बात करते हैं मुख्तार अंसारी के परिवार की शख्सियत की, क्योंकि मुख्तार अंसारी का नाम जब जब लिया जाएगा तब उसके परिवार की बात ज़रूर होगी, क्योंकि उसका जो परिवार है, जो उसका ख़ानदान रहा है, उन्होंने भारत देश की तरक्की में बहुत योगदान भी दिया है। अगर मैं मुख्तार अंसारी के बैकग्राउंड की बात करूं तो देखिए, जो उनके दादा रहे हैं मुख्तार अंसारी के, जिनका नाम अहमद अंसारी है, उन्होंने गांधी जी के साथ भारत को आज़ादी दिलाने में योगदान दिया है, वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। मुख्तार अंसारी के जो नाना रहे हैं यानी कि ब्रिगेडियर उस्मान, उन्होंने आर्मी में सर्व किया है, उन्होंने अपना जीवन आर्मी के नाम किया है। 1947 की लड़ाई में वो शहीद भी हो गए थे, जिसके बाद उन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया था। साथ ही साथ मुख्तार के अगर पिता की बात करें, सुभानुल्लाह, वो हमेशा से अपनी साफ़ सुथरी राजनीति के लिए जाने गए। उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था और उसमें भी वो जो उनकी राजनीति थी, जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल नेता हैं, बहुत से लोग जो, अगर आप भी पॉलिटिक्स देखते हैं या राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको भी कोई पसंद होगा, कोई नापसंद होगा। किसी को देखकर आप ये बोलते होंगे कि इसकी राजनीति बहुत बेकार है, ये गंदी राजनीति करता है। ठीक उसी तरीके से उसके इतर जो मुख्तार के पिताजी रहे सुभानुल्लाह, उनकी राजनीति बहुत साफ़ सुथरी थी। यहाँ तक कि जो एरिया के लोग थे जहाँ से वो हमेशा से चुने जाते थे, वो लोग भी उन्हें पसंद करते थे, और तो और राजनीति में रहने वाले लोग भी उनको एक तरीके से आदर्श मानते थे और ये कहते थे कि ये इंसान जैसी राजनीति करता है वो बहुत ही सटीक है, बहुत ही सही है, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता। और तो और आपको बता दूं कि एक्स जो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं हामिद अंसारी, वो भी मुख्तार अंसारी के चाचा हैं। तो देखिए इनका जो खानदान रहा है वो कितना, कैसे कैसे लोगों से भरा रहा है, कितना योगदान दिया है इन लोगों ने। लेकिन जब नई पीढ़ी आती है, जब मुख्तार अंसारी का जन्म होता है, उनके भाई का जन्म होता है, इस पूरे ख़ानदान की जो एक रवैया है, या यूँ कहें कि पूरा ख़ानदान करवट लेता है और जिस दिशा में ये जा रहा था उससे बिल्कुल अपोजिट की ओर चलने लगता है। हाल ही में अगर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की बात करूँ तो वो भी इंटरनेशनल एक खिलाड़ी रह चुका है शॉर्ट गन शूटिंग के खेल में, और उसने कई पदक भी जीते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जिस तरीके से आपके माँ बाप कर रहे हैं, आप अपने परिवार में किस तरीके से पल रहे हैं, आपकी परवरिश कैसी हो रही है, और इसी सब चीज़ों में लिपट कर वो भी आज कासगंज जेल में बंद है। उस पर भी अपने पिता का हाथ बटाने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो भी एक केस लगा उस पर, जिसकी वजह से वो भी जेल में बंद है कासगंज की। और अब जो इनकी नई पीढ़ी है वो सारी क्राइम से लिप्त है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इन पर कई सारे केस दर्ज हैं, ना सिर्फ मुख्तार अंसारी बल्कि उसके भाई अफजल अंसारी, उसकी बीवी पर अफशा अंसारी पर, उसके बेटे पर, साथ ही साथ बहू जो निखत अब्बास अंसारी हैं उस पर भी केस दर्ज है। अगर मैं आपको निखत अब्बास अंसारी के बारे में बताऊं तो जब अब्बास अंसारी यानी कि मुख्तार अंसारी का बेटा जब चित्रकूट जेल में बंद था, तब निखत अब्बास अंसारी ने उसे जेल से भगाने की कोशिश की थी। और तो और जेल में जितने भी आसान या यूं कहें कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए जो भी सुविधाएं दी जाती हैं वो निखत अब्बास अंसारी वहां प्रोवाइड कराती थी। जेलर तक निखत के सामने घुटने टेक देते थे, जेलर तक निखत अब्बास अंसारी को बाकायदा जेल के अंदर ले जाते, अब्बास अंसारी से मिलवाते थे। लेकिन जब वहाँ पर एक नई एसपी आती हैं, वो ये सारी चीज़ें देखती हैं, इसके बाद इस पर रोक लगाती हैं। निखत अब्बास अंसारी यानी कि उसकी बीवी पर भी केस चलता है और फिर उसे भी कुछ दिनों के लिए जेल में डाला जाता है, कासगंज की ही। दोनों को अलग अलग बैरक में रखा जाता है, लेकिन बाद में जो निखत अब्बास अंसारी उसे ज़मानत मिल जाती है। लेकिन आज भी जो मुख्तार अंसारी का बड़ा बेटा है अब्बास अंसारी, वो जेल में बंद है कासगंज की। अब आप समझिए कि हमने परिवार के बारे में जान लिया, लेकिन मुख्तार अंसारी का रसूख कैसा था। जेल जाने के बाद भी उसकी कुछ ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो आज भी जो आईपीएस हैं, जो जेलर हैं, वो बताते हैं तो थर्राते हैं। वो डरते हैं कि एक
टाइम था जब बाहर तो अब मुख्तार अंसारी अपना रौला दिखा ही रहा था, दबंगई दिखा ही रहा था, लेकिन जेल में जाने के बाद भी वो कैसे पुलिस वालों पर हुक्म चलाता था, कैसे जो और वहाँ पर जो प्रिजन में बंद थे कैदी उनके साथ कैसा व्यवहार करता था, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसे पसंद भी करते हैं। तो इसके पीछे का क्या रीज़न था, क्यों मुख्तार अंसारी इतना बड़ा एक बाहुबली बन गया, ये भी आप समझिए। देखिए, मुख्तार अंसारी से जुड़ी तमाम कहानियाँ, लेकिन हम आपको सिर्फ 4 बड़ी कहानी बताएँगे, जिसमें से 2 कहानी मैं बता दूँगा, 2 कहानी वनिता आपको आगे समझा देंगी। लेकिन मैं कहानी आपको बताऊँ उससे पहले आपको ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि जितने भी दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं, कल जब हम वीडियो इसको रिकॉर्ड भी कर रहे थे, तो कई लोगों ने कहा कि देखिए भैया, ये जो यूपी सरकार है ना, ये तो कभी गाड़ी पलट जाती है पुलिस के द्वारा ही, कभी ये अगर गाड़ी नहीं पलट पाती है तो किसी हत्यारों द्वारा हत्या करवा दी जाती है, ऐसे लोगों का कहना था। अब क्योंकि मुख्तार अंसारी हर जगह चारों तरफ से बंद है, तो तमाम सवाल कई सरकारों पर, पुलिस वालों पर सवाल उठाए गए, क्या हो सकता है कि इसके पीछे यूपी पुलिस भी शामिल हो। तो देखिए, ऐसा सिरे से इनकार भी कर देना, कई लोगों का कहना है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन सवाल तमाम उठाए जा रहे हैं। हम आपको आगे ये भी बताएंगे कि जो आखिरी पल था, जो मुख्तार अंसारी आखिर अस्पताल जाने से पहले वो क्या कर रहा था, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखिए, जो मुख्तार अंसारी, जब उसकी जो तबीयत खराब हुई थी, दरअसल उसकी तबीयत खराब हुई थी 19 मार्च को। जैसी तबीयत खराब होती है, वो 3 बजे, सुबह 3 बजे वॉशरूम जाता है, वोमिटिंग होता है और वहीं पर वॉशरूम पर जाकर नीचे गिर जाता है, बेहोशी की हालत में रहता है। तब एक कैदी जाके देखता है और कैदी बताता है पुलिस प्रशासन को। फिर बांदा के जो जिला जेल था उस मेडिकल में करवाया जाता है। वो अक्सर रहती है तो उसको फिर जिला अस्पताल भेजा जाता है। उसके बाद तकरीबन रात के 8 बजे 17 घंटे अस्पताल में रहने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तब तमाम सवाल उठाए जाते हैं कि क्या धीमा जहर देकर मुख्तार अंसारी को मारने की कोशिश की गई है, लेकिन डॉक्टर इसे इनकार कर देते हैं। फिर समय बीतता है और 48 घंटे, ठीक 48 घंटे बाद 28 मार्च को शाम 6:40 पर फिर से मुख्तार अंसारी बेहोश होते हैं और अपने जो वार्ड में गिर जाते हैं। पेट दर्द के साथ उल्टियाँ होती हैं उन्हें शुरुआत में, फिर उन्हें वहाँ से निकालकर फिर से बांदा जेल लिया जाता है। फिर 8:25 पर डॉक्टर ये कह देते हैं कि भैया, मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ है। अब कार्डियक अरेस्ट हुआ है, इस पर भी संशय है कि लोगों का कहना है कि शायद उनके खाने में कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई गई हों। बात करेंगे इसके बारे में और डिटेल में, लेकिन आपको उससे पहले आपको बता दें कि जो 4 प्रमुख कहानी है उसमें से हम कोशिश करूंगा कि मैं 2 कहानी आपको बता दूं। दरअसल सबसे पहले है कि जो मुख्तार अंसारी थे, इन्हें मछलियां खाने का शौक था। वो भी ऐसे नहीं कि बाजार से आप कोई मरी मछली लेके आए, उसे फिर पकाया और खा गए। इन्हें चाहिए था कि तालाब में, जेल के अंदर ही तालाब खुदवाया, वहाँ पे जो भी मछलियाँ डालते थे, मछलियों के बच्चे डालते थे, फिर उस जैसे जैसे मछलियाँ बड़ी होती थी फिर वो चीज़ें खाया करते थे। अब ये सारी चीज़ें कहाँ होती थी? दरअसल ये मुख्तार का जो रुआब का जो नतीजा है या जो नमूना है, ये दरअसल 2005 में जब मऊ हिंसा में मऊ जेल में जाते हैं, तो रुतबा इतना बड़ा था कि उनका कहना था कि भैया देखो, जेल में तो मैं आ गया हूँ, लेकिन मैं अपनी ठाट बाट नहीं भूला हूँ। आप मेरे लिए ताज़ी मछलियों का इंतज़ाम कीजिए। बाकायदा जेल के प्रांगण में तालाब खुदवाया जाता है, कई मछलियाँ डाली जाती हैं और उन मछलियों को वो देखता था, उसे अच्छा लगता था कि अरे मछलियाँ तैरती हैं, लेकिन उसे खाने का शौक भी था। जेल के अंदर तालाब खुदवा कर पानी भरवाना, उसमें मछलियाँ डलवाना, उसके बाद उन्हीं मछलियों को खाने का शौक रखता था मुख्तार अंसारी। अब ये सारी चीज़ें कैसी पता लगी? दरअसल जो राज्यसभा से सांसद और पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल ने भी इस बात को माना था। उन्होंने कहा था कि गाजीपुर जेल में डीएम समेत जो कई बड़े अधिकारी थे, उनके साथ मुख्तार अंसारी बैडमिंटन खेलता था। डीएम के साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर है, वो जेल में जाकर बाकायदा मुख्तार अंसारी एक बाहुबली के साथ बैडमिंटन खेल रहा है। दूसरी कहानी है ये है कि जब मुख्तार बांदा जेल आया तो 1.5 साल तक जो जेलर की कुर्सी थी वो खाली थी। ये भी अपने आप में अचंभित है। आप जब रोपड़ जेल से उसे लेके आया गया था तो कई सवाल भी उठे थे उस वक्त भी। तो 2021 में जब उसे यूपी के बांदा जेल में शिफ्ट किया जाता है तो कोई भी जेलर उस जेल का इंचार्ज बनने से सीधे मना कर देता था। कहता था कि मुख्तार अंसारी है, इनकी अगर खिदमत कर पाने में मुश्किल होगी तो मुख्तार अंसारी इसकी जान भी ले सकता है। लेकिन क्योंकि सरकारी नौकरी भी थी तो लोग बचते थे कि मुख्तार अंसारी को फेवर करने से, क्योंकि अगर कल को इंस्पेक्शन हो जाए, जांच हो जाए तो कई लोग इसमें फंस सकते हैं। लेकिन जब जून 2021 में, देखिए अप्रैल 2021 में यूपी के बांदा जेल में आता है मुख्तार अंसारी,
जून 2021 में जब जिला प्रशासन जेल में छापा मारता है तो पता लगता है कि जेल के कई बड़े अधिकारी, कि देखिए आपको याद रखना होगा कि जो पुलिस होती है अलग होती है, जेल प्रशासन अलग होता है, तो जेल प्रशासन के कई बड़े अधिकारी खुद मुख्तार अंसारी की सेवा या खिदमत में लगातार लगे हुए थे। उस वक्त की जो तत्कालीन डीएम अनुराग पटेल और एसपी अभिनंदन की जॉइंट रिपोर्ट में उन्होंने दावा किया कि डिप्टी जेलर, मैं नाम ले रहा हूं, वीरेश्वर प्रताप सिंह और 4 बंदी रक्षक को उस वक्त सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि ये खुद मुख्तार अंसारी की खिदमत में लगे हुए थे। बची 2 कहानियां और हैं, और आपको और भी जान के अचंभित होगा कि जेल के अंदर मुख्तार अंसारी किस तरीके से टांग पे टांग चढ़ा के बैठा करता था और हर चीज सुनवाई करता था। ये वनिता आपको आगे बताएंगी। लेकिन जेल के अंदर ऐसा रुतबा क्यों? देखिए, जब भी कैदी कोई जेल में जाता है, कहते हैं कि अगर कोई रेप करके अगर जेल के अंदर जाता है तो कैदी उसे मारते पीटते हैं, लेकिन जेल में आपका रुतबा, आपका नाम तब बड़ा होता है कि आप कितने मर्डर करके आए हैं। और यहां पर तो मुख्तार अंसारी खुद बाहुबली, कईयों अपहरण किए, अपहरण के लिए उसने पैसे मांगे, फिरौती मांगी, खनन माफिया, अवैध हथियारों का माफिया, और ये जब जेल के अंदर जाता है तो उसे कई सारे नाम मिलते हैं। हम बात करेंगे कि मुख्तार अंसारी की जो बिजनेस कैसा, मॉडल कैसा था, क्योंकि मुख्तार अंसारी को जो मऊ के लोग हैं, जब हम कल इस पे काम भी कर रहे थे तो हमें पता लगा कि मऊ के लोग मुख्तार अंसारी को रॉबिन हुड मानते थे। रॉबिन हुड से कहने का मतलब अमीरों से लूटो, गरीबों में बांटो। अब ये काम खुद मुख्तार अंसारी करते थे। मुख्तार अंसारी को लोग गैंगस्टर बुलाते हों, गुंडा बुलाते हों, दहशतगर्द बुलाते हों, लेकिन मऊ के लोग कहते हैं कि मुख्तार अंसारी ने उनके इलाके में पुल बनवाए, सड़क बनवाया, कॉलेज बनवाए, स्कूल बनाया, यहां तक कि कई छोटे मोटे जो काम होते थे जो सरकार करने में विफल रहती थी, खुद मुख्तार अंसारी उनसे भाईचारा, या कहें भाई बनकर किसी को भी शादी करवा देना, ये सारा काम मुख्तार अंसारी करते थे। इसलिए मुख्तार अंसारी की जो सपोर्टर हैं या जो उनकी फैमिली है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही पॉलिटिकल है। हर कोई किसी न किसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है या किसी राजनीति में जुड़ा हुआ है। तो ये रहा एक ह्यूमन एंगल। लेकिन अब बात करेंगे बिजनेस एंगल के बारे में भी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी से 2 जो बड़ी कहानियां हैं वो भी आप पहले जान लें, फिर बात करते हैं क्या था इनका बिजनेस मॉडल। देखिए, ये जो पूरी बातचीत है या जिस तरह से हमें पता लगा, तो दरअसल साल 2023 में बांदा जेल से एक कैदी छूट कर आया था, और जब उससे बातचीत की गई तो उसने हमें जेल के अंदर की कुछ कहानियां बताई। साल 2023 की बात है, जब मुख्तार अंसारी का जो बैरक था उस टाइम पे, वो बांदा जेल का जो बीच वाला गेट है उसके पास ही बना था, और उस वक्त मुख्तार अंसारी अपनी कुर्सी लेता था, 2 घंटे गेट के बाहर बैठता था, और उस टाइम पर गेट खुला रहता था और कोई भी पुलिस वाला, यूँ कहें कि कोई भी कैदी गेट से आर पार नहीं जा सकता था, गेट के पास नहीं भटक सकता था। उस वक्त वो पूरा इलाका मुख्तार अंसारी का होता था, और तो और मुख्तार अंसारी कुर्सी पर अपनी टांग पर टांग चढ़ाकर बैठता था पूरे भौकाल में, और लोगों से पूछताछ करता था कि तुम्हारा क्या मसला है, तुम बताओ। और कैदी भी, यहाँ तक कि कुछ सिपाही भी जो पुलिस जेल में मौजूद थे, वो भी उसके पास बैठते थे, उससे बातचीत करते थे। और जो कैदी छूट कर आया उसने बताया कि इसी वजह से जो मुख्तार अंसारी 2 घंटे की रोज़ कुर्सी लगाकर, चौकी लगाकर बैठता था, उसी वजह से उसकी रिहाई जिस दिन होनी थी, सेम ऐसा ही हुआ। मुख्तार अंसारी गेट के बाहर कुर्सी लगाकर बैठ गया, 2 घंटे तक बैठा रहा, वहाँ पर किसी को आने जाने का अलाउड नहीं था, और तब उसकी जो रिहाई थी उस कैदी की, वो 2 घंटे लेट हो गई इस वजह से, बल्कि उसे पहले ही बाहर आ जाना था। और तो और जिस वक्त वो चौकी लगाता था, उस वक्त जेल के जो सीसीटीवी हैं उस एरिया के, वो बंद कर दिए जाते थे। अब आप सोचिए जेल के अंदर किस तरीके से जेलर, पुलिस वाले मिलकर एक बाहुबली का साथ दे रहे हैं। सीसीटीवी इसलिए बंद किए जाते थे कि उस वक्त उससे कौन मिल रहा है, कौन मिलने आ रहा है, क्या बातचीत हो रही है, कुछ भी किसी को पता ना चले। और तो और अगर चौथी कहानी की बात करें तो साल 2022 में जून का महीना था, जब एक डीएम आते हैं, वो अचानक से बांदा जेल में छापा मार देते हैं, रेड करवा देते हैं, और तब उन्हें मुख्तार अंसारी की बैरक से दशहरी आम मिलते हैं। और तब जब पूरा मामला खुलता है तो पता चलता है कि जो इनके लड़के हैं वो यहाँ आते हैं इनके लिए आम लेकर, दशहरी आम लेकर, और खुले आम, ना जेलर का डर, ना किसी सिपाही का डर, और बड़े ही आराम से जो मुख्तार अंसारी उसे आम मिल रहे हैं, और यहाँ तक कि रेस्टोरेंट का खाना भी मिल रहा है। अब
इस तरीके से देखिए किस तरह से मुख्तार अंसारी का रुतबा था। लेकिन ऐसे में ये समझना होगा कि इसका ये रुतबा ऐसे बना कैसे। ये तो एक विधायक था, पॉलिटिक्स में था, अचानक से इस एक अपराधों की दुनिया में कैसे आ गया। तो देखिए इसके लिए एक छोटी सी झलक आपको बता देती हूँ, या पहले की कुछ कहानियाँ बता देती हूँ कि 1985 में जब अफजल अंसारी यानी कि इनके भाई को पहली बार विधायक बनने का मौका मिला, तब मुख्तार अंसारी ने ठेके पट्टे का काम शुरू कर दिया। ठेके पट्टे का काम, जैसे कि आप ठेकेदारी का काम करते हैं, वो काम हो गया। इसमें रेलवे का काम भी होता है, वो भी मैं आपको कहूँगी, दीपक को कहूँगी, वो आपको समझा देंगे। लेकिन ठेकेदारी का काम लेने के बाद जो मुख्तार अंसारी है वो धीरे धीरे अपने आप को दबंग बनाने लगा। अब ऐसे में उसी एरिया में एक ठेकेदार और था, सच्चिदानंद। अब सच्चिदानंद उभरता हुआ नाम था, पहले से बड़ा ठेकेदार था। इधर मुख्तार अंसारी अपने आप को बड़ा ठेकेदार कहने लगा। दोनों में ठन गई और इसी बीच जो है वाद विवाद इतना बढ़ गया कि मुख्तार अंसारी के द्वारा सच्चिदानंद की हत्या करवा दी गई। और इस हत्या होने के बाद मुख्तार अंसारी को लगा कि अब उसे कोई रोक नहीं सकता। अब इधर 1995 में गेस्ट हाउस कांड हुआ था मायावती के साथ। तो मायावती को लगा कि अब उन्हें माफिया यानी बाहुबली की ज़रूरत होगी अपनी टीम में, अपनी पार्टी में, क्योंकि जिस तरीके से लीडर उनके साथ थे उनको कोई बचाव नहीं कर पाया था। और जिस तरह से मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ था, मायावती को लगा कि अब मुझे हो ना हो मेरी गैंग में या मेरी पार्टी में मुझे बड़े बड़े लीडर्स और माफिया डॉन की ज़रूरत है। और इसीलिए उन्होंने बसपा से टिकट दे दिया था मुख्तार अंसारी को। अब ऐसे में मुख्तार अंसारी विधायक भी बन गया, मऊ से लगातार जीता। और इतना ही छोड़िए, मऊ से जीता जब जेल के बाहर था, लेकिन जब उस पर हत्या के लगातार केस लगे, उसके बाद जब वो जेल के अंदर गया, तब भी जेल में रहते हुए भी उसने चुनाव लड़ा और वो फिर भी जीता। अब इसके बाद मायावती के साथ मुख्तार अंसारी की अच्छी बन रही थी, लेकिन तभी एक बड़े बिजनेसमैन थे रूंगटा, जिनकी वजह से मुख्तार अंसारी और मायावती में थोड़ी खटपट भी हुई। और तो और रूंगटा का हत्याकांड भी होता है, जिसके बाद मुख्तार अंसारी पर नाम आता है और मायावती इन्हें अपनी पार्टी से निकाल देती हैं। तभी अपनी खुद की पार्टी भी बनाते हैं, नेता भी रहते हैं। और इनका बाहुबल तो अपने चरम पर था, क्योंकि इन्होंने सोच लिया था कि अब दबंगई के साथ ही रहना है। जब इतने मर्डर हो गए, किडनैपिंग हो गई, फिरौती लेना इन्होंने शुरू कर दिया, तब इन्होंने सोचा था कि अब तो दबंगई के साथ रहना है। लगातार विधायकी ये जीत रहे थे, मऊ वाले इन्हें पसंद भी कर रहे थे। और इसी के बाद साल 2005 में जब कृष्णनंद राय का हत्याकांड हो जाता है, तब तो फिर नाम बड़ा ही आ जाता है मुख्तार अंसारी का। इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी में साल 2018 में अपने ही साथी की भी हत्या करवा दी, जो कृष्णनंद राय हत्याकांड में उनके साथ था। और इस तरीके से जो मुख्तार अंसारी है वो लगातार आगे बढ़ता गया, लगातार माफिया बनता चला गया और ऐसे बड़े बड़े, कहने को मतलब, अपराध में लिप्त होता चला गया। अब आप ये भी समझिए किस तरीके से मुख्तार अंसारी का बिजनेस काम करता है। IS 191 क्या है और 786 ऐसा क्या है 786 के अंदर और कुछ कारों के अंदर कि मुख्तार अंसारी उनका दीवाना है। दरअसल जो मुख्तार अंसारी की, मैं छोटी सी आपको एक बात ये भी बता दूं, जब पहली बार जब रायपुर जेल से उसे बांदा जेल लेके आया गया, तब जैसी सरकार बदलती है पंजाब में, भगवंत सिंह मान की सरकार आती है, आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, तो कई सारे जांच बढ़ाए जाते हैं, जिसमें जो जेल मंत्री हैं वो CM भगवंत मान को अपनी रिपोर्ट पेश करके बताते हैं कि जब मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में बंद था, तब 10-10 IPS अधिकारी, 10-10 IPS लेवल के अधिकारी खिदमत में लगे रहते थे मुख्तार अंसारी के। जब भी उनकी बीवी उनसे मिलने आया करती थी, उन्हें BVIP ट्रीटमेंट दिया जाता था जेल के अंदर। और लगभग इन्होंने, जो जेल मंत्री हैं हरजोत बैंस, इसने ये भी बताया कि आगे कि आने वाले वक्त में वो कई बड़े नामों का उजागर भी करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को फेवर देने की कोशिश हुई है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि मुख्तार अंसारी पर मोहाली के बिल्डर के ऊपर 10 करोड़ से रंगदारी मांगने का आरोप भी लगा था, और ये सारी चीज़ें जेल के अंदर उन्होंने रहते हुए की थी। अब जिस तरीके से जो मुख्तार अंसारी है, ये बात इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि मुख्तार अंसारी जेल में तो मौज काट ही रहा था, और लगभग 2005 के बाद से ही वो लगातार जेल के अंदर बंद भी है। और तभी से जेल में बंद रहने के बावजूद भी उसने लगातार सारे चुनाव जीते हैं, और 2022 में जाकर उसने अपने बेटी के लिए सीट छोड़ी भी है। तो 2005 से लेकर 2022 तक आप सोच लीजिए कि कितना लंबा समय हो गया, 15 से लगभग 17 साल वो जेल में रहते हुए चुनाव अपने नाम पे लड़ता है और जीतता भी रहा है। ये अपने आप में बहुत ही अलग केस है, और जिस तरीके से मुख्तार अंसारी का नाम और रुतबा कैसे बढ़ रहा है। लेकिन बात कर ली हमने ह्यूमन इंटरेस्ट की, जिस तरीके से लोग, मऊ के लोग उन्हें पसंद करते हैं, बात कर ली थोड़ी बहुत उनके परिवार वालों के बारे में, बात कर ली जेल के बारे में।
लेकिन अब बात करेंगे कि मुख्तार अंसारी का बिजनेस मॉडल क्या था, कैसे उसका परिवार बिजनेस क्या करता, कहाँ से पैसे आते, क्योंकि जिस तरीके का बाहुबल और ऐसा बाहुबल रखना, जो बड़े बड़े नेताओं का फेवरेट बनना कोई आसान बात नहीं थी। तो दरअसल जो यूपी में जिस तरीके से जो मुख्तार अंसारी के दादा थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जो उनके पिता थे वो आर्मी में ब्रिगेडियर थे, एक अच्छा खासा नाम, और जिस तरीके से मुख्तार अंसारी मूंछों में ताव देखकर एकदम चौड़े में घूमना उन्हें पसंद हुआ करता था, तो इनका नाम क्राइम कुंडली में कैसे जुड़ा। तो देखिए भाई जैसी विधायक बनता है, और जिस तरीके से इनकी आदत थी कि भाई हम तो, हमारे परिवार वाले बहुत बड़ा नाम है, मेरा भाई विधायक है, तो अपने आप में ये लोगों को डराना धमकाना शुरू कर देते थे। अब जिस तरीके से पिता के ब्रिगेडियर होने का, दादाजी का सेनानी होने का फायदा उठाकर ये कई तरह के सरकारी टेंडर ले लेते थे। अब मान लीजिए जो ठेका होता है, ठेका लेने के मतलब मान लीजिए आपका घर बन रहा है, आपका घर बन रहा होगा 30 या 35 लाख का, 40 लाख रुपए का घर बन रहा होगा, उसमें से जो ठेकेदार है वो मुनाफा रखता होगा अपने से 2 से 3 लाख रुपए। लेकिन यहां बात हो रही है सरकारी ठेका लेने की, जहां पे आपको ठेका मिलता है 10 करोड़ रुपए का, आप काम करते हो 50 लाख का, और जितना मुनाफा हुआ वो सारा आपका। तो कुछ इसी तरीके से जो अंसारी फैमिली है, खास तौर पर मुख्तार अंसारी 1980-1990 के दशक में जितने भी सरकारी ठेके होते थे, खास तौर पर रेलवे के टेंडर, ये अपने नाम लेने के लिए या कोई भी दूसरा अगर टेंडर भरता था अंसारी फैमिली के अलावा, तो मुख्तार अंसारी उसे छोड़ता नहीं था। पहली चीज। फिर आती है रेत माफिया, या जो अवैध खनन होता है, किसी भी तरीके से कोयले का खनन हो गया, रेत का खनन हो गया, किसी भी तरीके से अपने ट्रक में ले जाकर बाहर बेच देना, सारे इलीगल जो माइनिंग से लेकर, कोल माइनिंग से लेकर रेत माफिया, ये सारा काम मुख्तार अंसारी संभालता था। लेकिन मुख्तार अंसारी को समझ में आया कि ये तो माफ कीजिएगा, लेकिन शराब का ठेका भी इसी कड़ी में जुड़ता हुआ चला जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो बदलाव आया, वो बदलाव आया हथियार रखने का, अवैध हथियार रखने का, इस्तेमाल करने का। तो इसने सोचा कि क्यों, जिस तरीके से बिहार और यूपी में इसकी अच्छी खासी डिमांड है, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसे हथियार बनाऊं जिससे हर राज्य में इसकी डिमांड बढ़ती जाए, और एक एक हथियार को आराम से 25 से 30 हजार रुपए में बेचा करता था। अब जो इसका बिजनेस है, जो बेनामी संपत्ति है इस पूरी फैमिली की, वो है 15,000 करोड़ रुपए की। अभी 15,000 करोड़ रुपए जो साम्राज्य है, इसका एक नाम रखा जाता है, नाम रखा जाता है IS 191। IS से कहने का मतलब इंटरस्टेट 191 गैंग। अब इस गैंग की अभी जो मालकिन है, मालकिन कौन है? मुख्तार अंसारी की जो बीवी है, वो फरार चल रही हैं, याद रखिएगा, उन पर भी कई तरीके के आरोप हैं। IS 191 गैंग की बॉस हैं आज के टाइम पर, और इन्हीं की बदौलत ही पूरी फैमिली में इनकी फंडिंग आराम से चल रही है। लेकिन आपके मन में सवाल आ सकता है कि बहुत ही मतलब पेचीदा अजीब सा नाम IS 191 नाम क्यों दिया गया है? तो देखिए, जिस तरीके से आप कोई भी लोहा लेते होंगे उसमें ISI मार्क 191 लिखा रहता होगा, BSI मार्क भी रहता है, तो कुछ इसी तरीके से मुख्तार अंसारी की फैमिली ने सोचा कि जब वो कट्टे का व्यापार करेंगे, जब हथियारों का व्यापार करेंगे, तो हर कोई एक ऐसा सिंबल देखना चाहता है जिसे देख के लगे कि ये ओरिजिनल है। इसीलिए वो उन्होंने IS 191 मार्क की कई सारे मार्क तैयार किए, और इससे अपने गैंग का नाम भी दिया, ताकि जो भी कट्टा खरीदे उसे लगे कि अरे, जिस तरीके से सरकारी लोहे में मार्क लगता है, ये तो हथियारों में IS 191 लिखा है, मतलब ये तो बिल्कुल ओरिजिनल है और बिल्कुल सरकार से ठप्पा लग के आया है कि इससे कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाया, यहां तक कि जो मुख्तार अंसारी पर जब 1996 में जब वो चुनाव लड़ रहा था, तो उसने अपने हलफनामे में बताया कि उसमें कई सारे मामले दर्ज हैं, जिसमें अपहरण के लिए फिरौती मांगना, अवैध खनन, कई सारे जो उस पर मामले दर्ज है, उसने इलेक्शन कमीशन में जाकर बताया भी ये सारी चीजें। लेकिन जो अपराध की जो इनकी अंसारी फैमिली पे शतक बना दिया एक तरीके से बता दें कि उन पर अब इस वक्त तक 101 मामले दर्ज हैं, खुद अकेले मुख्तार अंसारी पर 8 मुकदमे दर्ज हैं और 65 अलग अलग मामले दर्ज हैं। बांदा जेल में फिलहाल तो बंद था अब तक, क्योंकि उसकी जब डेथ हो चुकी है। लेकिन भाई अफजल अंसारी पर 7 मामले दर्ज हैं, भाई शुगबतुल्लाह अंसारी पर 3 केस दर्ज हैं, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी पर 11 मुकदमे, बेटे अब्बास अंसारी पर 8, तो छोटे बेटे उमर अंसारी पर 6 केस दर्ज हैं। यहां तक कि जिस तरीके से वंडिता ने शुरुआत में बताया, मुख्तार अंसारी की बहू निखत पर भी मामला
दर्ज है। तो पूरी अंसारी फैमिली पर कहीं ना कहीं यूपी में अलग अलग तरीकों से मामला दर्ज भी है और खुद मुख्तार अंसारी पर तो पंजाब के कारोबारी से 10 करोड़ रुपए फिरौती मांगने का भी मामला दर्ज है। तो ये थी पूरी क्राइम कुंडली, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी अपना नेक्सस चलाता था, बिजनेस चलाता था, पैसे कमाता था और खुद यूपी की जेल में तो उससे आपने सुना 4 कहानियां हमने आपको बताई, लेकिन जैसे ही पंजाब जेल जाता है वहां पर भी इसकी मौज कम नहीं होती है। आईपीएस लेवल के अधिकारी इसकी मदद करते हैं। इसलिए जब यूपी सरकार, यूपी पुलिस दरख्वास्त करती है कि भैया हमारे यहाँ इन्हें भेजिए, हमारे यहाँ इनकी सुनवाई होनी है, कई सारे मामले पेंडिंग है, इन्हें भेजिए, तो याद रखिए उस वक्त जो वहां पर पंजाब सरकार थी उन्होंने बार बार कहा कि नहीं, मुख्तार अंसारी को यूपी की जेल में खतरा है, यूपी नहीं भेजेंगे, जो सुनवाई करनी है आप यहाँ पर आकर पंजाब में ही कीजिए। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद कई कई दिनों तक सुनवाई होती है। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक है, इनको आप पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल लेके आइए। आपने कई तस्वीरें भी देखी होंगी जिसमें व्हील चेयर पे खुद मुख्तार अंसारी बैठा भी हुआ था।